बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम गिलगित बल्तिस्तान के फसलों, सब्जियों और फलों को नुकसान पहुंचाने वाले 5 ख़तरनाक कीड़ों के बारे में ज़िक्र करेंगे। उन 5 ख़तरनाक कीड़ों में सबसे पहले नंबर पर हमने फ्रूट फ्लाई को रखा है। गिलगित बल्तिस्तान के फलों और सब्जियों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा फ्रूट फ्लाई है। ये इसलिए जो फल और सब्ज़ी गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं उन फलों और सब्जियों में फ्रूट फ्लाई के अंडे होते हैं। ये फ्रूट फ्लाई फिर हमारे बावर्ची खानों तक पहुंच जाते हैं। फ्रूट फ्लाई इसलिए साल भर एक मसला हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर फलों और सब्जियों के पकने के मौसम में ये आम होती हैं। बाग से लाए गए टमाटर, खीरे, अंगूर, सेब, बही और दीगर ख़राब फलों और सब्जियों की वजह से फ्रूट फ्लाई जगह जगह फैलती जा रही है। नए सड़े हुए फलों और दीगर सब्जियां जो आप ग्रोसरी से ख़रीदते हैं, इससे भी इसका फैलाव बढ़ता है। इसी तरह घरों, होटलों और सुपरमार्केटों और जहां भी खाने और सड़ने वाली सब्जियां और फल हों, वहां फ्रूट फ्लाई आम होती है। यह तकरीबन 1/1 इंच लंबी होती है और आंखें उसकी सुर्ख होती हैं। ये फल को ढंग तो नहीं मारती, बिज़ात खुद कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इसका मादा फलों के अंदर अंडे देती है और अंडों से लार्वा, जिनको हम सुंडियाँ कहते हैं, वो निकलती हैं। सुंडियाँ फल को अंदर से खाना शुरू करती हैं। क्वींस, जिसे बही कहते हैं, आड़ू, सेब, अनार, सब इसी फ्रूट फ्लाई से तबाह हो गई हैं। बाज़ औक़ात ऐसे फल भी आपने देखे होंगे जो बिज़ाहिर बाहर से बिल्कुल साफ़ सुथरे होंगे, लेकिन उनके अंदर फ्रूट फ्लाई के सुंडियाँ होती हैं और फल का अंदरूनी रंग भूरा होता है। अप्रैल और मई के अंदर फ्रूट फ्लाई का हमला शुरू होता है। ये ज़मीन के अंदर मई जून में चले जाते हैं। 2 इंच के करीब ज़मीन के अंदर जाके अपना लाइफ पूरा करते हैं। फ्रूट फ्लाई बनकर दोबारा अटैक करते हैं और दोबारा फलों और सब्जियों में अंडे देते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। कहने का ये मतलब है कि आप भी फ्रूट फ्लाई के फैलाव का ज़िम्मेदार हैं। आप ख़राब फलों और सब्जियों को खेत और बाग के अंदर फेंकते हो और बाहर नहीं फेंकते हो। आप इन ख़राब फलों और सब्जियों को डिस्कार्ड करें, 3 फुट का गड्ढा खोदकर इनको दफन करें, फिर फ्रूट फ्लाई का मसला ख़त्म होगा। एक फ्रूट फ्लाई दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा अंडे देती है और पूरे लाइफ में 3000 अंडे देती है। यानी एक फल की मक्खी तकरीबन 3000 मक्खियाँ पैदा कर सकती है। इसका कंट्रोल एक स्प्रे से मुमकिन नहीं है, क्योंकि हो सकता है पहले से ही फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर उसने अंडे दिए हों। कुछ पेस्टिसाइड मसलन रेडियन और स्टैटिक के फलों के ऊपर शील बनाते हैं और इसी तरह फ्रूट फ्लाई अंडे नहीं दे सकती है। तो फ्रूट फ्लाई का मुकम्मल कंट्रोल मुमकिन नहीं है। फ्रूट फ्लाई को फेरोमोन ट्रैप से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप में हम मिथाइल यूजिनोल यूज़ करते हैं और जो नर है उसको ट्रैप करते हैं और मादा जो है वो अंडे देने के काबिल नहीं होती है। फिर इसी तरह कुछ बायो कंट्रोल मक्खियाँ भी हैं जो इन फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करती हैं। दूसरा बड़ा ख़तरनाक कीड़ा जिसकी मैं बात करूँगा वो मीलीबग है। मीलीबग गिलगित बल्तिस्तान में सब्जियों और फलों को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। इसका ताल्लुक़ स्यूडोकोकिडी ख़ानदान से है। ये अंगूर, सूरजमुखी, शहतूत, अमलूक के दरख्तों पर आम पाया जाता है। सब्जियों में लोबिया और राई के पौधे बहुत मुतासिर हुए हैं। मीलीबग इन सब्जियों का, इन फलों का रस चूस रहा है, जिससे पौधे कमज़ोर हो रहे हैं और मीलीबग साथ वायरस भी ट्रांसमिट कर रहा है। कुछ चुनटियाँ मीलीबग के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना रही हैं। ये मीलीबग चुनटियों को शहद फराहम कर रहे हैं और चुनटियाँ इन मीलीबग को प्रीडेटर से बचाती हैं और फिर उसी शहद में जो मीलीबग रिलीज़ करती हैं, उस शहद में कुछ फंगस जैसे सूटी मोल्ड भी ग्रो होते हैं और इस सूटी मोल्ड की वजह से दरख्तों के पत्ते काले पड़ जाते हैं
फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इस नतीजतन दरख्त कमज़ोर पड़ जाते हैं। मादा में परों की कमी होती है, अक्सर टांगों से चलती है और नर छोटे मच्छर की तरह होते हैं। मीलीबग का मादा पौधे का रस चूसता है और अपने आप को एक पाउडरी मोम की तह में छुपाता है, इसलिए मीलीबग को मीलीबग कहा जाता है। और ये मोम जो है वो मीलीबग के मादे की हिफाजत करती है। एक मादा तकरीबन 300 से 600 अंडे देने की सलाहियत रखती है। इनका मुकम्मल कंट्रोल बहुत मुश्किल है। कुछ बागबान इनके खिलाफ फ़ायदेमंद कीड़े मसलन लेसविंग और लेडी बग का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स में परमेथ्रिन, बाइमेंथ्रिन, सल्फेथ्रिन और नीम ऑयल बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। ये मीलीबग को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ने ज़्यादा पानी और ज़्यादा नाइट्रोजनस खादें न डालें क्योंकि ये मीलीबग को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा बड़ा ख़तरनाक कीड़ा जो गिलगित बल्तिस्तान के फसलों और दरख्तों को ख़ास तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है वो स्केल इंसेक्ट है। स्केल इंसेक्ट और मीलीबग में थोड़ा सा फ़र्क है। स्केल इंसेक्ट अपने इर्द गिर्द एक सख्त खोल बनाता है, इसलिए स्केल इंसेक्ट को आर्मोर पेस्ट यानी मुसल्ला पेस्ट भी कहते हैं। ये छोटे साइज़ के सफ़ेद कीड़े होते हैं। मादे का जिस्म बहुत नरम होता है, उसमें कोई एज़ा मसलन टांगे नहीं होती, लेकिन उनके ऊपर एक सख्त खोल होता है जो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये पौधों के साथ मुस्तकिल जुड़े रहते हैं। बालिग नर 3 या 4 दिन के अंदर उसकी डेथ होती है, लेकिन जो मादा नर है वो बहुत ख़तरनाक है। मादा नर अपने इर्द गिर्द खोल के साथ एक वैक्सी मटीरियल यानी मोम भी पैदा करता है और जिससे उसकी हिफाजत होती हो। बाज़ की टांगें भी नहीं होती, बाज़ की टांगें होती हैं। ये छोटी मक्खियों से मुशाबियत रखते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये मीलीबग की तरह पौधों का रस चूसते हैं और फिर हनी ड्यू भी खारिज करते हैं। और इस हनी ड्यू में कुछ फंगस मसलन सूटी मोल्ड ग्रो होते हैं। सूटी मोल्ड दरख्तों के पत्तों को काला करता है। फोटोसिंथेसिस यानी फूड बनाने का अमल मुतासिर होता है, इसलिए दरख्त कमज़ोर होते हैं। स्केल इंसेक्ट मीलीबग की तरह शहद छोड़ते हैं। उस शहद के लिए चुंटियाँ जमा होती हैं। चुंटियाँ स्केल इंसेक्ट की हिफाजत भी करती हैं और स्केल इंसेक्ट उनको शहद फराहम कर रहे हैं। गोया ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें चुंटियों को भी फ़ायदा होता है और स्केल इंसेक्ट को भी फ़ायदा होता है। स्केल इंसेक्ट के ख़िलाफ़ इंसेक्टिसाइड भी काम नहीं करते क्योंकि ये सख्त स्केल के अंदर छुपे होते हैं, लेकिन हम नीम ऑयल से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप नीम ऑयल स्प्रे करते हैं तो इनका दम घुटता है, दम घुटने की वजह से ये मरते हैं। इसी तरह कुछ बायोलॉजिकल एजेंट जैसे पैरासिटिक वायरस भी इन पर अटैक करके इनको ख़त्म कर सकते हैं। चौथा बड़ा ख़तरनाक कीड़ा मेरी नज़र में वो वाइट ग्रफ है। वाइट ग्रफ असल में मई बीटल्स या जून बीटल्स या स्क्रैप बीटल्स की सुंडियाँ यानी लार्वा है। आपने जून जुलाई में देखा होगा रात को कुछ बीटल्स आपके घरों के खिड़कियों पर गिर रहे हैं। ये वाइट ग्रफ असल में उन बीटल्स की सुंडियाँ जिन्हें हम लार्वा कहते हैं, ये वही लार्वा हैं। ये सुंडियाँ सी शेप की शक्ल के होते हैं जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, और इनका कलर सफ़ेद या हल्का पीला होता है। इनको वाइट ग्रफ भी कहते हैं। ये वाइट ग्रफ ज़ेर ज़मीन या पौधों के डेब्रिस में छुप कर रहते हैं। ये तकरीबन 1 इंच लंबे होते हैं। इनकी 6 टांगें होती हैं। ये मक्के को, ग्रासिस को, रोसिस और वेजिटेबल्स को सख्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके बीटल्स मई जून में या जुलाई में अंडे देते हैं और अंडों से वाइट ग्रफ निकलते हैं
और ये वाइट ग्रब यानी सुंडियाँ निकल के ये सुंडियाँ रूट्स को खाना शुरू करते हैं। 1-2 हफ्ते तक रूट्स को खाते हैं। बाज़ मौसम ख़ज़ां तक रूट्स को खाते रहते हैं। फिर ये ज़मीन के अंदर जाके मौसम सरमा गुजारते हैं। जो ही मौसम बहार आता है ये दोबारा रूट्स की तरफ आके रूट्स को खाना शुरू कर देते हैं। जब ये ऊपर आते हैं अप्रैल मई में तो फिर इनका कंट्रोल आसान है। सबसे बेहतरीन कंट्रोल मेरी नज़र में ये है कि आप कुछ मुर्गियाँ कबूतर पाला करें और फिर उन मुर्गियों में हफ्ते में कुछ टाइम के लिए आप छोड़ें तो ये वाइट ग्रब का ख़ात्मा करेंगे। इसी तरह हम कुछ केमिकल्स जैसे साइहेलोथ्रिन है, जिसे हम लेमडा भी कहते हैं, शूटर है, इसी तरह रूट है, इन केमिकल्स को पानी के साथ मिलाकर अगर हम दे दें तो वाइट ग्रब का किसी हद तक खात्मा होगा। पांचवा बड़ा ख़तरनाक कीड़ा मेरी नज़र में कॉडलिंग मॉथ है। कॉडलिंग मॉथ गिलगित बल्तिस्तान के फसलों के लिए सबसे नुकसानदेह कीड़ा है। इनका लार्वा या सुंडी पत्तों को खा नहीं सकते, इसलिए फल ही उसके लिए खाने का ज़रिया है। इसके लार्वा, जिनको हम कैटरपिलर बोलते हैं, वो फलों में दाखिल होते हैं और उन्हें बढ़ने से रोकते हैं, जो वक्त से पहले पकने का बाइस बनते हैं। कॉडलिंग मॉथ सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। कॉडलिंग मॉथ पॉलीफेगस है। इसके कई किस्म के फूड सोर्सेस हैं। ये सेब, नाशपाती, अखरोट और आड़ू के फलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कॉडलिंग मॉथ के फोरविंग्स पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं और इनके इर्द गिर्द गोल्ड कलर के रिंग्स होते हैं। इनका एंटीना बहुत पतले होते हैं। एंटीने के टिप्स सिरे मुड़े हुए होते हैं। कॉडलिंग मॉथ का मादा फलों और पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 24 घंटे के अंदर अंदर सुंडी, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, वो निकलती है। ये कैटरपिलर फ्रूट्स की तलाश में निकल जाती है। उन्हें फ्रूट मिलता है तो उसको खाना शुरू करती है और ये फ्रूट्स की बैरूनी तह एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करती है। 45 मिनट ये बोरिंग करके ये बीज तक पहुंच जाती है और बीज को भी चबाना शुरू करती है। नतीजतन फल की नशोनुमा रुक जाती है। कॉडलिंग मॉथ रोशनी की तरफ हरकत करते हैं। क्योंकि फल शाखों के सिरों पर होते हैं, इसलिए रोशनी की तलाश में ये फलों तक पहुंच जाते हैं। कॉडलिंग मॉथ की सुंडी, जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं, ये जब फलों के अंदरूनी हिस्से स्पेशली बीज तक पहुंच जाती है तो ये बीज को, जैसे मैंने कहा, ये बीज को चबाना शुरू करती है। इसलिए फल वक्त से पहले पकते हैं और फल का साइज़ भी मुतासिर होता है और फल की क्वालिटी भी ख़राब होती है। कैटरपिलर जब फल की सतह से बीज तक पहुंचता है तो वो एक टनल बनाता है, जिससे वो फल खाने और बेचने के काबिल नहीं होते हैं। कैटरपिलर के लिए प्रोटीन्स और फैट चाहिए। कैटरपिलर फलों से प्रोटीन्स और फैट हासिल करते हैं। ये 23 से 27 दिन तक फलों पर फीड करते रहते हैं। हर कैटरपिलर 1 से 2 फल पर फीड करता है। मई और जून में ये बहुत एक्टिव होते हैं। कॉडलिंग मॉथ को कंट्रोल करने के लिए प्रीडेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन सोलेनोप्सिस मोलिस्टा है, जो 90% कैटरपिलर्स को कंट्रोल करती है। फ्रूट ट्रीज को मुस्तकिल प्रूनिंग करने से, उनकी शाख तराशी करने से इंसेक्टिसाइड पूरे ट्रीज पर पहुंच जाएंगे, पूरे दरख्तों के शाखों तक पहुंच जाएंगे। तो कैटरपिलर चूँकि सूरज की तरफ
हरकत करता है, ये फलों तक पहुंच जाता है, तो उस वक़्त अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें तो हम कॉडलिंग मोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह दरख्त के बाहर के छिलके, जिसे हम बाग कहते हैं, इसको स्क्रैप करते रहना चाहिए ताकि कॉडलिंग मोथ उसी बाग यानी छिलके के अंदर अंडे न दे सके। इसी तरह उसी बाग के इर्द गिर्द हम कोई गत्ता हम लगाते हैं या कोई बोरी हम लगाते हैं। जो ही कॉडलिंग मोथ का कैटरपिलर दरख्त की तरफ आएगा तो वो ट्रैप होगा। इसी तरह हम येलो स्टिकी ट्रैप्स लगा के कॉडलिंग मोथ के नर को हम कंट्रोल करके मेटिंग होने नहीं देते। इसी तरह आप फेरोमोन ट्रैप्स भी लगाते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स बनाना आसान है। आप मिथाइल यूजिनोल ट्रैप्स पे लगाएं तो ये इनके नर अट्रैक्ट होंगे और मेटिंग नहीं होगी। और कुछ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड भी अप्लाई करें और इनको आप किल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ पेस्टिसाइड है, डाइफ्लोबेंजोन है, इसी तरह टेबोफेंजोन है, इसके कैटरपिलर को किल करते हैं। लेकिन आजकल केमिकल्स के ख़िलाफ़ कॉडलिंग मोथ के सुंडी यानी कैटरपिलर में रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। नेस माहौल और इंसान और दीगर जानदारों के लिए केमिकल्स मुज़िर हैं, इसलिए केमिकल्स हम रिकमेंड नहीं करते। आप इनको बायोलॉजिकली, जैसे मैंने कहा, प्रीडेटर से कंट्रोल कर सकते हैं। पैरासाइट जैसे ट्राइकोग्रामा है, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं।